Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is importance of fungus. फंगस की क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ म्यूटेशन एंड रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद आज हम देखेंगे कि फंगस क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंट में, इसकी इकोनॉमिकल कौन सी इम्पोर्टेंस है और इकोलॉजिकल कौन सी इम्पोर्टेंस है। इसकी तीन इंपॉर्टेंस देखेंगे। सबसे पहले इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के पास इकोनॉमिकल गेन्स देखेंगे और फिर लॉसेस का भी जिक्र करेंगे कि क्या लॉसेस हैं उसके। सबसे पहले इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कि इन्वायरमेंट के लिहाज से इकोसिस्टम में इन्वायरमेंट में फंगस की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है कि हमने पढ़ा था कि ये डीकंपोजर है, सेप्रोबिक है, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। जब डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये जिस तरह सेप्रोबिक बैक्टीरिया है, सेप्रोफाइटिक है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं उनके साथ मिलकर ये डीकंपोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को। तो ये रिसाइकलिंग करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की। लिविंग बॉडी जो एनिमल या प्लांट या फिर एनिमल की डेड बॉडी थी, उनकी डेड बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन वो जमा हुई होती है, उसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, डीकंपोज करते हैं और उस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को वापस इन्वायरमेंट के अंदर लेके आते हैं, लिहाजा रिसाइकलिंग करते हैं। अगर फंगस और बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ना होते तो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, फास्फोरस है या मैग्नीशियम है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर माउंट हो जाती, जमा हो जाती, उनके ढेर में जमा हो जाती। जो जब वो डेड होते तो रिसाइकल ना होती। जो न्यू प्लांट्स या न्यू ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को के लिए ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये वापस रिसाइकल ना होते तो फिर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है इन्वायरमेंट। तो लिहाजा ये रिसाइकलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है माइकोराइजल एसोसिएशन। तो माइक्रोराइजल एसोसिएशन हमने पढ़ा था कि प्लांट्स प्लस फंगस इसकी एसोसिएशन है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। इसमें प्लांट्स की रूट्स के साथ फंगस अटैच होते हैं। फंगस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, और प्लांट फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। तो लिहाजा ये जो एसोसिएशन है इसमें देखा गया है कि 95% प्लांट्स जिनके साथ माइकोराइजल एसोसिएशन होती है उनकी ग्रोथ कंपैरेटिवली बेटर होती है एज कंपेयर टू दैट प्लांट in which no mycorrhizal association takes place। तो mycorrhizal association प्लांट की ग्रोथ के लिए 95% प्लांट के साथ वेस्कुलर प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। तीसरी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है लाइकेंस की। लाइकेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये फंगस और एल्गी की एसोसिएशन है, जिसमें एल्गी फूड प्रिपेयर करके फंगस को देती है और फंगस प्रोटेक्ट करती है एल्गी। इसकी इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंस है। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक टर्म है, इससे मुराद ये है कि इन्वायरमेंट में कोई ऐसी जगह जहां पर लाइफ का ओरिजिन नहीं है, कोई बेयर रॉक है, कोई डेड प्लेस है, कोई हार्ड सरफेस है जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं होती, उस जगह पे अकेले न फंगस रह सकता है न एल्गी रह सकती है। तो फंगस ये काम करता है, प्रोटेक्ट करता है एल्गी को और एल्गी फूड प्रिपेयर करके उसे देती है। तो जब हम सक्सेशन की स्टेजेस पढ़ेंगे उस वक्त आप देखेंगे कि सक्सेशन से मुराद है कि एक ऐसी जगह जहां पे पहले कोई लाइफ नहीं थी, कोई प्लांट नहीं थे, वहां पे सबसे पहले लाइकन्स ग्रो होती है। लाइकन ये काम करती है उस साइल को, जो हार्ड साइल है उसको सॉफ्ट करती है, उसके अंदर फिशर्स प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर वाटर रुकता है, उस वो जगह माइस्ट होती है, और फिर उसके जगह के माइस्ट होने की वजह से, फिर फर्टाइल होने की वजह से आस्ता आस्ता हर्ब्स और शर्ब्स और फिर प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका भी इन्वायरमेंट के लिहाज से इन्वायरमेंट में बेयर रॉक्स के ऊपर वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए लाइकेंस की बड़ी ही इंपॉर्टेंस है। इसके बाद फंगस इज आल्सो एक्ट एज ए बायो इंडिकेटर। बायो मीन लाइफ, इंडिकेटर्स मीन इंडिकेट। ये एयर पोल्यूशन से सेंसिटिव है। जब भी किसी एयर पोल्यूशन होती है तो इसकी जो कॉलोनी है उसका कलर चेंज हो जाता है, जो शो करती है कि ये यहाँ पे एयर क्वालिटी बेटर नहीं है, लिहाजा उसको
बेटर एयर क्वालिटी को, एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करती है। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो है बायोरिमेडिएशन। बायोरिमेडिएशन कहते हैं रिमूवल ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक मैटर बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम यूज करें टॉक्सिक मैटर को रिमूव करने के लिए, उसे कहते हैं बायोरिमेडिएशन। तो इसके ये 5 यूजेस हैं। सबसे पहले ये डिकम्पोज करती है और रिसाइकिल करती है इनऑर्गेनिक मटेरियल को। फिर माइक्रोराइजल एसोसिएशन, लाइकल एसोसिएशन, बायो इंडिकेटर के तौर पर काम करती है और बायोरिमेडिएशन में भी हेल्पफुल है। ये इसकी इन्वायरमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इसके बाद हमने इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखनी है फंगस की कि क्या है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इसमें सबसे पहले हम इकोनॉमिकल गेन्स देखेंगे कि फायदे क्या है फंगस के, किस तरह इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले है एडिबल फंगस। फंगस खाने के तौर पर काम होती है। कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जिसको एज ए फूड भी यूज किया जा सकता है। 200 मशरूम स्पीशीज आर यूज्ड एज एडिबल पर्पस। इसमें एगारिकस आ जाती है फंगस और मोरेल्स आ जाते हैं। बुक में डायग्राम बनी है मोरेल्स की। इसके बाद ट्रफल्स आ जाते हैं। ये जितनी भी हैं स्पीशीज ये एडिबल हैं, इसको खाया जा सकता है। इसके बाद कुछ पॉइजनस मशरूम हैं, उनसे बचना चाहिए। ये डेथ काज करती हैं। उसमें टोडस्टोल या डेथ एंजल कहते हैं, मौत का फरिश्ता भी कहते हैं इसको। इसमें एमानिटा है, इसके खाने से डेथ हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिहाजा ये पॉइजनस मशरूम है। इसके बाद जैक ओ लैंटर्न, ओम्फेलेटस ओलियरस, ये इसका नाम है जैकोलेटन का, ओम्फेलेटस ओलियरस। ये भी एक पॉइजनस मशरूम है। तो इनके नाम आपने याद रखना है। विच वन, ये एमसीक्यूज आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज पॉइजनस मशरूम। तो इन दो के नाम आपने याद रखना है, पॉइजनस कौन सी। इसके अलावा रेंडर मोसिस, ये लाइकन है एक, ये रेंडर्स के लिए एर्टिक रीजन में जो रेंडर है उसको वो इसको यूज करते हैं फॉर द फूड पर्पसेस। तो ये एडिबल फंगस थी। इसके बाद हमने देखना है कि फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या यूज है इसका। तो फूड इंडस्ट्री में सबसे पहला जो है यीस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, कि यीस्ट फर्मेंटेशन करती है। फर्मेंटेशन से मुराद है कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी, ग्लूकोज को तोड़ के इथानॉल बनाएगी। ये ब्रेड बनाने के, बेकरी प्रोडक्ट में लाइकर शराब बनाने के या मशरूब बनाने के काम भी आती है यीस्ट। इसके बाद पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कोनिडिया फॉर्मेशन होती है, ब्रश लाइक अरेंजमेंट है और ये स्पेसिफिक फ्लेवर देती है चीज को, एरोमा देने के लिए और कलर देने के लिए। फ्लेवर, एरोमा एंड कलर टू चीज। चीज को ये फ्लेवर, कलर या फिर स्मेल या फिर उसको उसकी कलरिंग के लिए जो उसकी कोनिडिया है वो कोनिडिया यूज होते हैं चीज के लिए। फिर इसके बाद एस्परजिलिस। एस्परजिलिस भी एक फंगस है। ये फर्मेंट करती है सोयाबीन को फर्मेंट करके फिर उससे सोया सॉस, मसाले बनते हैं एंड सोया पेस्ट बनाने के काम आती है। और ये सोयाबीन से हासिल किया जाए। सोयाबीन की फर्मेंटेशन ड्यू टू एस्परजिलोसिस होती है और इससे सोया सॉस और सोया पेस्ट हासिल होते हैं। इसके बाद एडिबल फंगस और फूड इंडस्ट्री में यूज होने के बाद कुछ ऐसी फंगस है जो एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स बनाने के काम आती है। उसमें एक आ जाती है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम हमने पढ़ा था, पेनिसिलियम नोटेटम। उससे पहली एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलिन। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर की थी पेनिसिलिन। ये पेनिसिलियम नोटेटम से हासिल की जाती है और ये एक एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया को किल करने के काम आती है। इसके बाद लोवेस्टाटिन है। लोवेस्टाटिन का काम यह है कि लोवेस्टाटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के काम आती है लोवेस्टाटिन। इसके बाद है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एक साइल फंगस है, उससे हासिल की जाती है और ये आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज की जाती है। आर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये है कि अगर किसी का कोई आर्गन फेल हो गया, उसकी जगह किसी दूसरे का आर्गन रिप्लेस करेंगे तो वो एक्सटर्नल टिश्यू को बॉडी के सेल खाना शुरू कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। उस रिजेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से बचने के लिए साइक्लोस्पोरिन यूज होती है। साइक्लोस्पोरिन पर एर्गोटीन है और ग्रेसोफ्लेविन है। एर्गोटीन
मिग्रेन और हेडेक के लिए यूज होती है। एर्गोटिन हेडेक के लिए यूज होती है एंड मिग्रेन। इसके अलावा एक है ग्रेसोफ्लेविन। ये फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करवाती है। फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो इनमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। लोवेस्टाटिन का क्या फंक्शन है, एर्गोटिन का क्या फंक्शन है और ग्रेसोफ्लेविन का क्या फंक्शन है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस इन फूड इंडस्ट्री और इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। अच्छा, इसके अलावा नेचुरल डाई के तौर पे यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है कलरिंग के लिए, क्लॉथिंग की। इसके बाद रिसर्च पर्पस के लिए जेनेटिक्स में यूज होता है, मॉलिक्यूलर रिसर्च के लिए। क्यों? उसकी रीजन ये है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी रैपिड जनरेशन है, इसकी ग्रोथ रैपिडली होती है और इसके अंदर जो जेनेटिक्स है, इसकी जेनेटिक्स स्टडी करना इजी है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। इससे पहले बैक्टीरिया को स्टडी किया गया था, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, तो ये फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज किया गया था। इससे पहले बैक्टीरिया को यूज किया गया था। 1983 के अंदर पहला आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम सिंथेसाइज किया गया यीस्ट से, उसे यैक कहते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया। तो पहला क्रोमोसोम 1983 में आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया था। इसके अलावा 1996 में जीनोम सीक्वेंसिंग हुई। जीनोम सीक्वेंसिंग ये होती है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी जीन हैं उनका सीक्वेंस मालूम किया जाए कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन लोकेट है। इससे पहले 1995 में बैक्टीरिया का जीनोम सीक्वेंस हुआ था, लेकिन वो प्रोकैरियोट था। तो यूकैरियोट में पहली जीनोम सीक्वेंसिंग यीस्ट की हुई थी 19 सैक्रोमाइसिस सर्विसाई की 1996 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। और पिंक ब्रेड मोल्ड है, ये भी जेनेटिक रिसर्च के लिए यूज होती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इसमें एक तो ग्रोथ रैपिड होती है। ग्रोथ रैपिड जब होती है तो उसके अंदर जो मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, वो भी फास्ट होगा, उसके नए स्ट्रक्चर्स भी बनेंगी। नए स्ट्रक्चर बनने के प्रोसेस को या बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो इसके जरिए से इजीली स्टडी हो सकते हैं। तो लिहाजा ये इसके इकोनॉमिकल गेन्स थे कि ये रिसर्च में लिए और नेचुरल डाई के तौर पर भी यूज होती है। इकोनॉमिकल लॉसेस देखेंगे कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं फंगस की वजह से। सबसे पहला जो है प्लांट डिजीज काज करता है। ये काइटिन है, ये मोर रेजिस्टेंट होती है सेलुलोज और लिग्निन से। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज और लिग्निन से बनी होती है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सेलुलोज और लिग्निन को ब्रेक कर देता है और डैमेज करता है प्लांट को। वीट और कॉर्न को हमने पढ़ा था, रस्ट और स्मट काजिंग है। रस्ट और स्मट क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन लेस होगी। इसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू, ये एक फंगस है, उसकी वजह से लीफ के ऊपर स्पॉट से बनने शुरू हो जाते हैं, येलो स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। एर्गट ऑफ राई, रई है, ये एक प्लांट है, उसके ऊपर एक फंगस लगती है, उस फंगस का नाम है एर्गट। एर्गट फंगस रई प्लांट पे या शुगर केन में रेड रॉट, शुगर केन की फसल को तबाह करने के लिए उसकी रेड रॉटनी गल सड़ जाती है, उसमें रेड स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं उसके गन्ने में। इसके बाद पोटैटो विल्ट, पोटैटो मुरझा जाता है, जो उसमें श्रिंकेज हो जाती है, वो भी फंगस की वजह से होती है। कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट की रूट की रॉटनिंग, रॉट कहते हैं गल सड़ जाना, वो कॉटन की रूट्स को भी डिस्ट्रॉय करता है फंगस। एप्पल स्कैब, एप्पल के ऊपर जो दाग होते हैं छोटे छोटे, वो भी फंगस की वजह से होते हैं। ब्राउन रॉट ऑफ पी, एप्रिकॉट, एलमंड, डिफरेंट जो फ्रूट हैं उस पर भी उसकी भी रॉटनिंग करता है। तो ये जितनी भी डिजीज हैं ये प्लांट डिजीज हैं। तो इसके बाद प्लांट के साथ साथ एनिमल डिजीजेस भी काज करता है। एनिमल में पहली है रिंग वॉर्म में एथलीट फुट। रिंग वॉर्म से मुराद है कि स्किन के ऊपर रेडिश से रिंग शेप की इंफेक्शन होती है। एथलीट्स फुट कि अगर पानी में बहुत ज्यादा पाँव रहे हैं तो उसकी वजह से उसमें जाले से बन जाते हैं, उसे एथलीट्स फुट कहते हैं, इंफेक्शन काज करता है। इसके बाद एक है डिजीज कैंडिडा एल्बिकेन की वजह से। कैंडिडा एल्बिकेन एक फंगस है जिसकी वजह से डिजीज होती है, उसे कहते हैं कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस जो है बेसिकली ये ओरल एंड वेजाइनल थ्रश, थ्रश कहते हैं जख्म को। तो ये कैंडिडियासिस, इस डिजीज को हम लिख सकते हैं
कैनिडियासिस, कैनिडियासिस डिजीज काज करता है। ओरल मुंह में और वजाइना में थ्रेश जख्म हो जाते हैं। इसके बाद है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस एक डिजीज है जो लंग्स इन्फेक्शन काज करती है। हिस्टोप्लाज्मोसिस बेसिकली स्पोर, एक साइड फंगस है, उसके स्पोर इनहेल करने की वजह से, जो बर्ड के फीसिस में स्पोर होते हैं वो इनहेल करने की वजह से लंग्स इन्फेक्शन काज करती है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। इसके बाद एस्परजिलोसिस भी है। एस्परजिलोसिस जो है, ये एस्परजिलोसिस इसलिए कहते हैं कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस उस फंगस की वजह से होती है। इसमें ये नॉर्मल इंडिविजुअल को डिस्टर्ब नहीं करती, उसमें इन्फेक्शन काज नहीं करती। ये डिफेक्टिव इम्यूनिटी वाले पर्सन में इन्फेक्शन काज करती है, जिनका इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो, यानी जिसे एड्स हो, उनमें ज्यादा इफेक्ट करती है। इसके बाद एस्परजिलोसिस के बाद एर्गोटिज्म है कि एस्परजिलोसिस के बारे में कहा जाता है कि ये एग को और फिर ब्रेड को और मिल्क को, उनको भी इन्फेक्ट करती है। उसके स्पोर्स में चले जाते हैं। जब स्पोर चले जाते हैं तो उसको फिर अगर एनिमल फोरेज है, एनिमल चारा का, जानवरों पर चारा है, या फिर कोई फूड पार्टिकल है जिसमें फंगल डिजीज लगी हो, फूड खराब हो, उसके अंदर एस्परजिलस के स्पोर शामिल हों, उसको नहीं खाना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज काज कर सकती है। इसके बाद आखिरी डिजीज है एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म ये पर्पल एर्गट कंटामिनेटेड रे फ्लोर, इससे एक ब्रेड बनती है रे फ्लोर से। इसकी अगर एर्गट की कंटामिनेशन हो उस फ्लोर के अंदर, उस आटे से ब्रेड बनाई जाए, वो खाने से एर्गोटिज्म हो जाती है। और एर्गोटिज्म के सिम्टम है कि उसमें नर्वस स्पाज्म हो जाएगा, यानी नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा, पैरालिसिस हो सकती है, कनोलियन कपकपीतारी हो सकती है बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से। और गैंग्रीन कहते हैं टिश्यू डेथ हो सकती है किसी भी ऑर्गन की। पाँव में जिसका जख्म बन जाता है, ब्लैकिश सा जख्म हो जाता है, वो स्किन डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको गैंग्रीन कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एर्गोटिज्म, व्हाट इज हिस्टोप्लाज्मोसिस, व्हाट इज एस्परजिलोसिस। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी बात है वो ये है कि इसके अलावा तीसरे नंबर पर इसका जो डिस्टर्ब करती है, ये बेशक रिसाइकलर है। रिसाइकलर होने की वजह से, ये रिसाइकलर होने की वजह से प्लांट्स को, कोई भी वुडी प्लांट जो कि लिविंग हो, या फिर उससे अगर कोई हम कोई भी प्रोडक्ट बना लें, उससे वुड से कोई डोर बना लें, कोई विंडो बना लें, उसको भी डैमेज कर सकती है। तो लिहाजा उसमें सैप्रोबिक फंगस जो है, सैप्रोबिक फंगस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर रहती है, ये दुनिया में 15 to 50% फ्रूट लॉस की रीजन बनती है। तो जाहिर है ये भी नुकसान है। इसके बाद वुड रॉटनिंग फंगस ये काम करती है कि ये टिम्बर को, जो इमारती लकड़ी होती है, उसको भी डिस्ट्रॉय करती है, और जो लिविंग ट्री है उसको भी डैमेज करती है। तो इसमें एक है रोडोटोरोना, इसे कहते हैं पिंक यीस्ट। ये मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो होती है। और शावर कर्टन्स जो वॉशरूम में, उसको जब पानी लगता है उस कर्टन्स को बेशुमार बार, तो उसकी वजह से उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। टिम्बर को, टिम्बर कहते हैं इमारती लकड़ी, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, डोर्स को, विंडोज को। तो ये सैप्रोबिक फंगस है, ये लिविंग ट्रीज को भी डैमेज करती है और टिम्बर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसकी वजह से हमारा कीमती सामान जो इमारत में रखा होता है हमने बिल्डिंग में, तो उसको उसके लॉस की रीजन बनती है। तो इकोनॉमिकल लॉस में तीन, एक तो होगा प्लांट को डैमेज करेगा, प्लांट डिजीज काज करेगा, दूसरा एनिमल डिजीज काज करेगा, और तीसरा फ्रूट और टिम्बर उसको डिस्ट्रॉय करेगा, जिसकी वजह से जो हमारी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज होंगी।
तो ये जो इकोनॉमिकल गेन्स और इकोनॉमिकल लॉसेस हैं ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है, लिहाजा इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।